हाय एवरीवन, आज हमारा कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यू फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए लेक्चर नंबर हमारा ये रहने वाला है फोर्थ। हम 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सभी को पता है। इसमें हम जो एसएससी जीडी 2024-2022 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और हम 3 लेक्चर्स में जो हमारे 3 लेक्चर्स हुए हैं, उन 3 लेक्चर्स में हम टोटल 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं विद उनका डिटेल्ड जो भी, जैसे अगर कोई क्वेश्चंस मौर्यन पीरियड से आया तो कंप्लीट मैंने आपको मौर्यन पीरियड पढ़ाया है, या कोई क्वेश्चंस किसी और टॉपिक से आया तो मैंने कंप्लीट आपको वो सारी चीज़ें उसमें कराई हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। आप ये जो हम कंप्लीट हिस्ट्री कर रहे हैं थ्रू पीवाईक्यूज, ये कर लो। ये टोटल 10 लेक्चर्स में कराऊंगा और एक लेक्चर लगभग 1 घंटे का है, तो 10 घंटे में हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद आपको हिस्ट्री में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लेक्चर्स के थ्रू ही, इन 10 लेक्चर्स के थ्रू 10 घंटे के अंदर हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर रहे होंगे। और ये सिर्फ एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल नहीं है। आप आगे चल के कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम्स, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम्स या कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने चले जाना, सभी के लिए उतना ही यूजफुल है। और एक और बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ, कुछ जो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड गाइडेंस होती है वो वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। या एसएससी ही जीडी नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं आपको पीडीएफ वगैरह या एग्ज़ाम अपडेट वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इन दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। और देखो, एक और चीज़, आप अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। लेक्चर्स देखने के बाद जो भी आपकी फीडबैक है, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई ओपिनियन देना है आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए आपको कोई फीडबैक देनी है अपनी, ठीक है, तो आप नीचे अपनी फीडबैक जरूर दे के जाया करो। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप फीडबैक जरूर दिया करो। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। द गुप्ता एम्पायर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, विच फील्ड ऑफ नॉलेज सो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखो, जब हमने गुप्ता डायनेस्टी करी थी, जस्ट बेटा सेकेंड, जब हमने गुप्ता डायनेस्टी करी थी तो मैंने आपको ये समझाया था कि गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये बताया था मैंने। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, तो हमने 3 करा था, साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर। और ये जब हमने गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर में पढ़ा रहा था तो तब हमने किया भी था। तो ये बात आपको मेरे भाई पता होनी चाहिए कि गुप्ता एम्पायर को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके जो फाउंडर हैं श्री गुप्त हैं, लेकिन अगर रियल फाउंडर पूछ लें तो कौन है, आपके चंद्रगुप्त वन है, चंद्रगुप्त वन, ठीक है, चंद्रगुप्त वन है। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि साइंस, आर्ट, लिटरेचर में काफ़ी एडवांसमेंट मिला था। कालिदास किसके कंटेम्पररी थे? गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। आर्यभट्ट किसके कंटेम्पररी थे? कंटेम्पररी उसके टाइम के पे ही, मतलब जो गुप्ता पीरियड था उसी टाइम पर आपके कालिदास थे, ठीक है, उसको कंटेम्पररी बोलते हैं। तो वो बात आपको पता होनी चाहिए। चंद्रगुप्त इसके रियल फाउंडर हैं। इनके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। फिर चंद्रगुप्त सेकंड आता है। फिर उसके बाद हम कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, ठीक है। जो चीज़ें हम पढ़ी हुई है उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द famous work अर्थशास्त्र attributed to which ancient Indian scholar and strategist, प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र का श्रेय किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को दिया जाता है। तो देखो, जब हम चाणक्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे, चाणक्य डायनेस्टी नहीं, मौर्यन साम्राज्य की जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जो टीचर थे, उनके बारे में बताया था, चाणक्य के बारे में, ठीक है। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य को, ठीक है। और मैंने बताया था कि इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र इन्होंने किताब लिखी थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पर
किसकी, वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि की आपको पता है रामायणा लिखी है। उसके बाद अगर हम बात करें पाणिनि, पाणिनि ने एक इम्पोर्टेंट किताब लिखी है, इनके बारे में ध्यान रखना, एक अष्टाध्यायी करके किताब है, अष्टाध्यायी। तो इनके बारे में ये इन्होंने एक किताब लिखी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कालिदास, कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मे बी शायद अभी मैंने नहीं लिखवाई हैं, तो लिख लो कालिदास की, है ना। एक है आपकी मेघदूतम, मेघदूतम, जस्ट वेट अ सेकेंड, मेघदूत। आपको कहीं मेघदूत भी ये मिल सकती है, ठीक है, लेकिन एक ही बात है, मेघदूतम या मेघदूत वो संस्कृत वर्ड था, ठीक है। उसके बाद है, एक था आपका रघुवंशम, एक है रघुवंशम, कालिदास, रघु, एक थी रघुवंशम, ठीक है, जो कालिदास ने लिखी है। मेघदूतम, रघुवंशम, एक कुमार संभवम है, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है। ये तीन किताब हैं। एक और किताब है इनकी, चार, एक और फेमस किताब है, अभी मुझे वो याद नहीं आ रही है, मैं बाद में आपको बता दूंगा, मुझे याद आएगी तो। ठीक है, कालिदास की ये चार किताब, तीन किताबें, अभी ये इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखो, आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी किताब कालिदास ने लिखी है या कौन सी किताब कालिदास ने नहीं लिखी है। तो आपको मेरे भाई पता होना चाहिए कि कौन सी किताब कालिदास की है और कौन सी किताब कालिदास की नहीं है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मेघदूतम, रघुवंशम और आपका कुमार संभवम। ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नॉन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जस्ट एक सेकंड रुको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है। तो पाली लिपि है, सिंधु लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत लिपि है। तो जो सबसे आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग मानी जाती है वो इंडस स्क्रिप्ट मानी जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कौन सी मानी जाती है, इंडस स्क्रिप्ट। क्योंकि देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही पढ़ते हैं, तो इंडस स्क्रिप्ट आपकी यूज होती थी, और इंडस स्क्रिप्ट को हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्क्रिप्ट को हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। तो देखो ये तो मैं आपको करा चुका हूँ, सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है। अब देखो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले, ठीक है, सत्यशोधक समाज के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, famous book Arthashastra tells us that the Northwest was important for blanket and for its gold and precious stones during the Mauryan period। तो देखो जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र से हमें ये भी पता चलता है कि जो साउथ इंडिया है वो फेमस था गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स के लिए। ठीक है, और ये कहाँ से, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबलों, सोनों और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा, ठीक है, हमारा साउथ इंडिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप छोड़ दो, इतना याद रख लो कि गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन के लिए कौन सा कहाँ, कौन सा एरिया फेमस था, साउथ इंडिया फेमस था आपका, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। किस ईयर में आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। तो देखो जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी वो 1809 में साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, हमारी 1809 में साइन हुई थी, और किसके साथ हुई थी, रंजीत सिंह के साथ। किसके साथ हुई थी, रंजीत सिंह के साथ। देखो मैं आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करा चुका हूँ, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय बचे। तो चलो मैं आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करा देता हूँ, फिर कोई क्वेश्चन आएगा वाइसरॉय से रिलेटेड तो हम वाइसरॉय कवर कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं थोड़े से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अब सबसे पहले आप अपनी हेडिंग डाल लो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो
जब हम पढ़ रहे थे हमने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ा। तब मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाली बाद में वो पोस्ट खत्म करके क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वही क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो सबसे पहले आपसे सवाल बनेगा तो इस तरह से बन सकता है कि कौन सा चार्टर एक्ट था, किस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 1833 के थ्रू आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और देखो हमारा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसका टाइम पीरियड कब से बना था, ये 1828 में बना था। 1828 से लेके आपका 1834 तक इसका टोटल टाइम पीरियड है। तो ये 1833 तक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है, लेकिन जब हमारा चार्टर एक्ट आ जाता है 1833 का, उसके बाद ये क्या बन जाता है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ये बात पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए, इसको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तो ये इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे सवाल बने तो आप कर लेना। और एक और चीज, एक बहुत अच्छा काम हुआ था राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से। राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से 1829 में सती प्रथा का अभिलेशन खत्म कर दी गई थी। मतलब सती प्रथा क्या कर दी गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी। तो अबॉलिशन ऑफ सती, अबॉलिशन सती, अबॉलिशन ऑफ सती। तो ये आपको पता होना चाहिए। सवाल इस तरह से बनेगा कि जब अबॉलिशन किया गया था तो उस वक्त वॉइस रॉय कौन था, वो सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो विलियम बेंटिक था। किसकी सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही है अबॉलिशन कराने, सती प्रथा को खत्म कराने की, तो राजा राम मोहन रॉय की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ज़्यादा डेप्थ में जाएं तो अ, जैसे देखो अगर सती प्रथा के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, तो सती प्रथा बस एक लोग फॉलो करते आ रहे थे सती प्रथा को, कि बहुत पुराने टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे राजा राम, मैं आपको बताता हूँ, राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनके उनके भाई की वाइफ को जबरदस्ती मतलब सती करा दिया गया था। और उस वक्त राजा राम मोहन रॉय उतने यंग थे, उतनी नॉलेज नहीं थी। तो बाद में वो बहुत सारे वेद वगैरह पढ़ते हैं, ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, तो उन्हें पता लगा कि यार ऐसा है ही नहीं। हमारे जो हिंदू धर्म का सहारा लेके बोला जाता था ना, कि हिंदू धर्म का सहारा लेके कि शुरू से होता आ रहा है, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है या इस तरह से, तो वो वैसा कुछ पाया ही नहीं गया। ये एक बहुत भ्रम था लोगों का। लेकिन अब हिंदुओं को भी, हिंदू भी खिलाफ थे उस वक्त। हिंदू ये सोच रहे थे कि ये अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं तो ये ऐसा क्रिश्चियन वगैरह धर्म लेके आना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म खतरे में। लेकिन ये कुछ अच्छे काम थे, हमारी ये मानसिकता चेंज होनी चाहिए थी। और ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिलता है, अगर तुम कोई पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर इतना जिक्र नहीं मिलता है इसका। तो अभी ये सारी चीजें आपको डेप्थ में इतना जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से सती प्रथा, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था सती प्रथा को खत्म करने में, किसने, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, ठीक है, अभी और कुछ नहीं पता होना चाहिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन आता है,
एक आता है हमारा सर लगाता था, सर लगाना पड़ेगा जब, ठीक है, मतलब पेपर में आएगा सर लिखा लगा हुआ। मैं इसलिए लगा देता हूँ लॉर्ड या सर कि ऐसा ना हो पेपर में आए और आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो ये मैं क्यों करा रहा हूँ वो देख लो, वो आपको पता होना चाहिए। इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता है, ठीक है। ये एक प्रेस लॉ लेके आया था 1835 में, ठीक है। एक प्रेस लॉ आया था, इसे लिबरेटर ऑफ प्रेस बोला जाता है, प्रेस बोला जाता है। 1835 में एक प्रेस लॉ आया था, 1835 में एक प्रेस लॉ आया था। इस प्रेस लॉ ने क्या करा था, जैसे कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, है ना, हमने अभी पढ़ा था जब हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रोक लगा दी गई थी कि तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं छाप सकते हो, आपको कुछ भी छापने से पहले वो रिव्यू कराना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसे मतलब छाप सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों को लिबरेट कर दिया गया, मतलब आसान बना दिया गया कि तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या जो प्रेस थी भारत की उसको लिबरेट कर दिया गया, ठीक है। तो 1835 प्रेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या गया, लिबरेटेड प्रेस इन इंडिया, लिबरेटेड प्रेस ऑफ इंडिया लिख लो, लिबरेटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसका टाइम पीरियड था वो कब तक था, 34 तक था ना, ये 2 साल के लिए था, 1834 से लेके 1836 तक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एलन वर्ग आता है उसके बाद, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक आता है लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट लिख लो, ठीक है। क्योंकि इसके टाइम पे एक एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो इसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड हार्डिंज फर्स्ट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 1844 से लेके 1848 तक, और इसके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। तो अक्सर सवाल बन जाता है, ठीक है, इसके टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था किसके टाइम पे, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड हार्डिंज था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह लगेगा, 1848 में जो आएगा बंदा, बताओ कौन आएगा 1848 से 1856 तक। काफ़ी सवाल बनते हैं उससे रिलेटेड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1848 से लेके 1856 तक आता डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और 1848 से लेके 1856, अब इसके बारे में थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर इसके टाइम पे हुआ, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर इसके टाइम पे हुआ था। और इसने क्या करा था, जो टाइटल है और पेंशन है उसको अबॉलिश कर दिया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने करा था, हु अबॉलिश्ड टाइटल एंड पेंशन, ही अबॉलिश्ड टाइटल एंड पेंशन, ये बात पता होनी चाहिए। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट, ये बिडो रीमैरिज एक्ट लेके आया था, बिडो बिडो रीमैरिज एक्ट, बिडो री मैरिज एक्ट। देखो दो तरह से सवाल बनेंगे, बिडो री मैरिज एक्ट कब आया, 1856 में, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आपका लॉर्ड डलहौजी था, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके टाइम पे एक वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे वही करा रहा हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 में आया था, तो आपको ईयर भी पता होनी चाहिए। उसके बाद इसने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे रेलवे लाइन, इंट्रोड्यूस रेलवे, टेलीग्राफ, और बताओ पोस्टल सिस्टम।
इसके बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए? एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब आया था? 1848 में शुरुआत हुई थी। ये बात आपको पता होना चाहिए। हड़प नीति कि इसमें क्या था कि अगर किसी की कोई रियल बेटा नहीं है, ठीक है, कोई वारिस नहीं है, तो उसकी जो पूरा एम्पायर है उस राजा का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर सबसे पहली स्टेट कौन सी हड़पी गई थी? तो फर्स्ट स्टेट थी आपकी सतारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। 1848 में, मैं देखो बहुत सारी स्टेट ली गई थी तो, लेकिन मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपको करा देता हूँ, ठीक है। एक सतारा याद कर लो, और उसके बाद एक झांसी याद कर लो, झांसी 1853 में, ठीक है, झांसी याद कर लो 1853 में। और एक सवाल बना था वहाँ 1853 ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पर 1854 फिर सही हो जाएगा अगर 1854 दे रखा है तो, ठीक है। और उसके बाद झांसी याद कर लो, और एक जो लास्ट है वो याद कर लो, लास्ट कौन सी थी? 1856 में थी औध, अवध, अवध भी बोलते थे उसे, अवध। ये सबसे लास्ट स्टेट थी, ठीक है। वैसे तो और भी थे, जैसे आपके क्या था, एक जैतपुर था, संबलपुर था, उदयपुर था, नागपुर था, लेकिन अब देखो वो सारे आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ याद रखो, और ये जो भी जितना भी मैंने आपको कराया है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1856 ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया हमारा। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद, सॉरी गवर्नर जनरल के मतलब अभी तो ये हुआ है, अभी तो एक साल के लिए और आएगा ना लास्ट गवर्नर जनरल, और बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली डलहौजी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट गवर्नर जनरल और देख लो, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है, वो रिवॉल्ट भी आपको पढ़ाऊंगा अभी। 1856 से लेके 1862 तक एक लास्ट गवर्नर जनरल आया था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। अब देखो 1857 में क्या होता है, रिवॉल्ट हो जाता है। 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है, अभी मैं आपको रिवॉल्ट का कोई क्वेश्चन आएगा तो रिवॉल्ट भी पढ़ाऊंगा। 1857 में रिवॉल्ट हो जाता है, तो 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो खत्म करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। उसके तहत क्या, इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको क्या बना दिया जाता है? इसको वाइसरॉय बना दिया जाता है। इसको क्या बना दिया जाता है? तो मेरे भाई इसको वाइसरॉय बना दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहेगा आपका? लॉर्ड कैनिंग। और 1862 तक रहा था, और 58 में तो आपका ये खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बनेगा आपका? फर्स्ट वाइसरॉय, तो फर्स्ट वाइसरॉय यही बनेगा। सिंपल सी बात है, जो लास्ट होगा वो फर्स्ट बनेगा। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन बनेगा आपका? लॉर्ड कैनिंग ही बनेगा। अब हम इसके बारे में आगे जब हम देखेंगे, जब हम वाइसरॉय करेंगे। वाइसरॉय एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये तो आपके 18 कुछ साल ही रहे, ठीक है। अभी हम ये हमने कब से पढ़ा? 1833 से लेके 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसके बाद 1857 तक रहे बाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन जो वाइसरॉय था वो आपका 1858 से लेके 1947 तक रहेगा, ठीक है। तो वो पूरा 100 साल लगभग हमें कवर करने हैं कि कौन कौन रहा, और उसमें हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही करेंगे। कोई वाइसरॉय का सवाल आएगा तब हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? तो देखो जब हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था हमारा 1931 में। अब देखो थोड़ा सा हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। गोल मेज बैठक करके कुछ इसको हिंदी में बोलते हैं, आप गूगल कर लेना, ठीक है। और ये गांधी जी से रिलेटेड भी है, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। हेडिंग डाल दो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये आपकी 1930 से लेके 32 तक हुई थी, और आपकी टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 3 हुई थी।
ये क्यों की गई थी कि भारत में जो संवैधानिक सुधार लाना था, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके जो आना था, उसके लिए आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन इस तरह से आपका सवाल नहीं बनेगा, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। आपसे एक सवाल जरूर बनेगा कि आप ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये थी कि हमारे यहाँ इस टाइम पर 1830 के टाइम पर किसकी सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा था, अपने यहाँ लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें से इंडिया को के कुछ लोग, इंडिया के लोगों को बुलाया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ लोग राज कर रहे थे उनको बुला के कि ठीक है हम सब लोग मिलके बात करते हैं, देखते हैं क्या रिफॉर्म लाने चाहिए इंडिया में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आने चाहिए। लेकिन हमारे देश के लोग समझ गए थे कि ये कुछ नहीं करेंगे अब, और हमें अब इनकी रखना ही नहीं है, हमें तो आज़ादी चाहिए। तो इसलिए हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और उस वक्त एक मैन होता था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं करती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, सिर्फ एक ही में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इंडिया के कुछ प्रिंसली स्टेट से लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो आईएनसी है, जो एक तरह से उस वक्त भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो सबसे पहली बात तो आपसे ये सवाल बनेगा कि कौन इंसान, मतलब ऐसा कौन सा इंसान था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये चीज याद रखना। अच्छा एक और थे, वैसे इनके बारे में थोड़ा कम ही पूछा जाएगा, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपकी 1930 से नवंबर में शुरू होती है और लगभग जनवरी 1930 तक, 1931 तक ये चलती है आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो अगर इंडिया से टोटल डेलीगेट्स की बात करी जाए तो 74 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष, कोई भी इंसान इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ से और कोई सवाल नहीं बनेगा। अब जैसे फिर वहाँ जब ये कंक्लूजन निकला तो बोले कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, अब वो लीडर, मतलब उनकी कोई आया ही नहीं है रिप्रेजेंट करने को, तो कैसे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो कोई कंक्लूजन पे ये लोग नहीं पहुंचते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है आप किसी को राजी करो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो जो आके हमारे साथ डिस्कस कर कर सके। तो फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है आपकी, जस्ट वेट अ सेकेंड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और उस वक्त इंडिया में जो वाइस रॉय था, अभी हम वाइस रॉय के बारे में पढ़ेंगे, उस वक्त इंडिया में जो वाइस रॉय था वो था इरविन, लॉर्ड इरविन वाइस रॉय था। तो वाइस रॉय आता है, गांधी जी से बोलता है कि देखो, गांधी जी उस वक्त क्या कर रहे थे, आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, कि सबसे पहले तो आप ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसे ख़त्म कर दो। और मतलब कुछ डिमांड गांधी जी रखते हैं और कुछ डिमांड इरविन रखता है, दोनों आपस में सहमति कर लेते हैं और गांधी जी भी फिर पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में। तो देखो गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, सेकंड में किया, ये बात आपको पता होना चाहिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1931 में हुई। और क्या आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था, आप बोलोगे हाँ, आईएनसी को ही रिप्रेजेंट करने गए थे कौन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट पहले हो गया था, मतलब कि इनकी कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले हो गया था कि ठीक है, उन्होंने, उनकी कुछ शर्तें थी, उनकी कुछ शर्तें थी जो आपस में मानी, उसी को गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद कुछ खास असर हुआ नहीं, वापस से फिर वही चीज़ें शुरू हो गई जो वो लोग कर रहे थे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो बस सुधरने का ऐसा कर रहे थे कि हम हमारी थोड़ी छवि अच्छी बन जाए, लेकिन जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो वापस से फिर गांधी जी ने बोला कि तुम नहीं सुधरोगे, और वापस से फिर उन्होंने सब चीज़ें वापस से स्टार्ट की थी। लेकिन ठीक है, वो चीज़ें आपको इतना फैक्चुअल, हमें अभी फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। और बेसिकली और क्या इंपॉर्टेंट है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, हम्म, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लो, थर्ड
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो देखो आईएनसी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं क्या कह रहा हूँ, आईएनसी सिर्फ एक ही में पार्टिसिपेट करती है, वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये 1932 में हुई थी, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपसे ये पूछ ले कि टोटल मतलब सब तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो आपका तो तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गौतम बुद्ध। ठीक है, इनमें से बताना है आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग गौतम बुद्ध। पहला ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन मिल गए हैं तो देख लेना है ना। पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम। ठीक है, उसके बाद है आपका द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म वाज बोर्न अबाउट 25 ईयर्स एगो। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है, यहां से लेके ये आपका पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द गौतम बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गन नॉन एज साक्य गन। तो बताओ ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये वाला यहाँ से, ये दूसरा स्टेटमेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही बताना ना है। हाँ ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो हम बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ के आए हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, तो मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध का जो चाइल्डहुड नेम था वो सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध ही फाउंडर थे। उनका जन्म लगभग कब हुआ, 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से बिलोंग करते थे, तो मैंने बताया था ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द जलियांवाला बाग मैसकेयर टुक प्लेस इन कॉन्सिक्वेंसेस टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। कि जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो जो जलियांवाला बाग मैसकेयर था वो किसका वो कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, तो रोलेट एक्ट का अपोज कर रहे थे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और देखो आपसे पूछ लिया जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, जैसे ऑप्शन में दे रखा है पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1939। देखो अब कौन सा है ये नहीं पूछेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा था या रेगुलेटिंग एक्ट, आपसे ऐसे पूछेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, इस तरह से आपके सवाल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन इंस्क्रिप्शन इज नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया। कि इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी उनके जो इंस्क्रिप्शन है वो काफ़ी थे, कलसी, गिरनार, मस्की, कंधार। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो कलसी था, गिरनार था, मस्की था, कंधार नहीं था। तो ये लिख लेना उनके, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बारे में कि जो उनके इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट डे पर हैं, तो आपके कलसी, गिरनार और मस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ टेरिटरीज वाज हर्षवर्धन डायनेस्टी डिवाइडेड। हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकारों के प्रदेशों में विभाजित था। तो देखो जो हर्षवर्धन था आपका, उसने 2 पार्ट्स में अपना जो चीज़ें थी वो डिवाइड कर रखी थी। एक तो डायरेक्टली हर्ष के अंडर आता था, ठीक है, हर्ष हर्ष के अंडर आता था, और एक जो अदर जो उसके फ्यूडेटरीज थे उसके अंडर में आता था। ठीक है, तो 2 पार्ट में इन्होंने ये डिवाइड कर रखा था डायनेस्टी को, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमने हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था तो वहीं पर ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर मुझे ध्यान नहीं रहा ये कराने का, तो वहाँ पर ये नोट डाउन कर लेना। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज, आपको कैपिटल बतानी है मौर्यन एम्पायर की, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। कैपिटल क्या थी मौर्यन एम्पायर की, आप बोलोगे भैया पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो इसमें तो मौर्यन साम्राज्य की कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बैटल इज एसोसिएटेड विद द हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे। इनमें से कौन सा वॉर या बैटल एसोसिएटेड है हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे। तो ये है आपका इंडियन रेविलियन ऑफ 1857, 1857 का भारतीय विद्रोह। ठीक है, चलो रिवॉल्ट ऑफ 1857 फिर पढ़ ही लेते हैं ना। रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बनते हैं।
रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखो अपनी हेडिंग डाल लो, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था, देखो वैसे तो आपको चीज़ें पता होंगी। बेसिकली रिवॉल्ट था कि ब्रिटिशर जो अंग्रेज हुकूमत थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से हमारी लड़ाई थी, और इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्केल पर लोग जब एकजुट हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, वो माना जाता है। और जैसे एक आपके बीडी सावरकर हुए थे, और ये पूछा भी जाता है, बीडी सावरकर के बारे में तो सब जानते ही होंगे। बीडी सावरकर ने इसको क्या बोला था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए पहला वॉर है ये। मतलब काफ़ी लोग आ गए थे, एकजुट हो गए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। वैसे हम बाद में जाके फेल हो गए, हम मतलब इसमें हार गए, मतलब हमारा ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे। एक तो जो हमने मेन लीडर बनाया था अपना, अभी मैं बताऊंगा, जो मेन लीडर बनाया था हमने अपना, वो उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, बेसिकली एक मुगल एम्परर था। अभी हम पढ़ रहे होंगे सारे सब लोगों के बारे में। और मतलब सबका मोटिव अलग अलग था। रिवॉल्ट के पीछे जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसके पीछे मोटिव भी अलग अलग था। कोई किसी वजह से लड़ रहा था, सबका मोटिव ये नहीं था कि हमें देश आज़ाद चाहिए। और पॉलिटिकल ओपिनियन सबके अलग अलग थे, तो जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन देखो, यूपीएससी पीसीएस में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको ये ऊपर से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपसे जो बातें पूछेगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ रीजन से, जैसे क्यों, देखो हम ब्रिटिश हुकूमत हमें क्यों पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी थी। कुछ पॉलिसीज ऐसी आई, ब्रिटिश पॉलिसीज, जिसकी वजह से हमें ये पसंद नहीं था। जैसे कि अगर एक हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि डलहौजी लेके आया था, ठीक है, 1848 में। इसमें क्या था कि आपका अगर कोई राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है या कोई औलाद नहीं है उसकी, ठीक है, तो वो जो उसकी ज़मीन होगी, जो भी उसका राजपाट होगा, सब वो अंग्रेज़ों के अंडर आ जाएगा। तो ये रिवॉल्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो कि उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। अब देखो, ये पॉलिसी आई थी 1848 में, लेकिन रिवॉल्ट हुआ 1857 में, क्योंकि धीरे धीरे अंदर लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो एकदम से जाके फटा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। अब देखो, कोई भी चीज होती है उसका कोई इमीडिएट कॉज होता है कि उस वक्त क्या हुआ था, 1857 में ही ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो देखो, जो ब्रिटिश आर्मी होती थी उसमें इंडियन सोल्जर्स भी होते थे, और वो अपना जो राइफल वगैरह यूज करते थे, जो उसकी कार्ट्रेज होती थी, उसमें उसे एक कुछ ऐसा होता था कि उसे मुंह से उसे निकालना पड़ता था, मुंह से उसको हटाना पड़ता था। तो जो उसमें ये माना गया, अब कुछ लोगों ने, अब पता नहीं, ये अंग्रेजों ने तो डिनाई किया था कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये माना गया था कि उसमें जो यूज होता है वो पॉर्क और आपका बीफ यूज हो रहा है। अब देखो, बीफ होता है आपके गाय का मांस, और पॉर्क होता है सुअर का मांस। सुअर का मांस जो मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर सही नहीं होता, ठीक है, वो इसे शायद मतलब सही नहीं मानते अपने धर्म के अकॉर्डिंग। और बीफ जो गाय का मांस होता है, वो हिंदू हिंदू तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट होते हैं गाय के मांस के। तो आप वो उस चीज़ को, कोई चीज़ बनी हुई है और उसे मुंह से टच करना, तो इसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक मंगल पांडे करके इंसान थे, पेपर में सवाल बनेगा, किस तरह से बनेगा, सबसे पहले ये मंगल पांडे के बारे में ये जान लो। सबसे पहले सवाल बनेगा कि जो मंगल पांडे थे वो कौन सी इन्फेंट्री सोल्जर थे, तो 34th नेटिव के थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी रेजिमेंट थी, तो 34th थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने दो ऑफिसर्स को मार दिया था। ठीक है, दो ऑफिसर को किल्ड कर दिया गया था, और इनको फांसी कब हुई थी, इसके लिए 8 अप्रैल को फांसी हुई थी, ये चीज भी याद रखना। और ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू कहाँ से होता है, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो शुरू कहाँ से होता है। तो ये जो आपका स्टार्ट होता है ये मेरठ से होता है। तो एग्जैक्ट अगर आपको डेट पूछी जाए कि आपका जो डेट था जब इनको हैंग कर दिया जाता है, उसके बाद जब ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है, वो होता है आपका 10 मई 1857 को मेरठ से। और मतलब सब लोग क्या करते हैं, मार्च करते हैं दिल्ली की तरफ।
ठीक है। मेरठ से किधर मार्च कर रहे हैं, किधर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उस वक्त दिल्ली पर जो शासन कर रहा था वो एक मुगल एम्परर था, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, अभी मैं नाम लिखता हूँ, बहादुर शाह जफर सेकंड। ये दिल्ली में मुगल एम्परर था एक, है ना। बस ये मान लो कि नाम का राजा था, इसके बस की कुछ थी नहीं, बहुत बूढ़ा हो गया था। लेकिन सब लोग जाके इसे कहते हैं ना एक मतलब थोड़ा बोलने में, चलो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, आप बोलोगे भैया कैसी बात करते हो, कि किसी को मतलब उसकी इतनी तारीफ कर दो कि वो है उसकी पावर बहुत कम, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है ना। तो वैसे ही सब लोगों ने बोला कि भाई तुम ही हो हमारे राजा, तुम ही सब कुछ हो, अब तुम्हें ही करना है, जो भी करना है हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सब ऐसे ऐसे उसको मतलब अपनी बातों में लाया जाता है। बहादुर शाह जफर जो सेकंड था वो तैयार हो जाता है रिवॉल्ट करने के लिए, किससे, ब्रिटिश सरकार से। ठीक है। और बेसिकली बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, और इसका लीडर था वक्त खान। ये, सॉरी, वक्त खान। बेसिकली ये ज्यादा लीड, यही लीड, मैन लीड तो यही करता है। ये तो बस नाम का होता है। तो ये भी चीजें अभी आपको याद रहनी है, ठीक है। थोड़ा जब आप पढ़ रहे हो तो समझ लो इस चीज को। अब देखो सवाल कैसे बनेंगे। मैंने बताया था ना कि काफी जगह से अलग अलग लोग आए, तो आपसे सवाल ऐसे बनेगा कि दिल्ली से कौन आया, लखनऊ से कौन आया, कानपुर से कौन आया, इस तरह से सवाल बनेंगे कि ये कहाँ से लड़े थे। तो ये सवाल बनेंगे पेपर में। तो ये मैं अब आपको बता देता हूँ कि कौन कहाँ से लड़ा था। ठीक है, पेपर में कई बार सवाल बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर में। एक है आपका, सबसे पहले तो दिल्ली। दिल्ली तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। दिल्ली से कौन था, दिल्ली से था बहादुर शाह जफर सेकंड। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड था। और कौन था, बख्त खान था, बख्त खान था। अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, हम बात किसकी करते हैं, लखनऊ की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लखनऊ की, तो लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके बाद लखनऊ के बाद हम बात कर लेते हैं कानपुर की। तो आपका कानपुर से कौन थे, कानपुर से थे नाना साहेब और टांटिया टोपे। ये आपको पता होनी चाहिए, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे कभी कभी सवाल ऐसा भी बन जाता है कि इनको जैसे नाना साहिब को किसने डिप्रेस मतलब हराया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, हज बेगम हजरत महल को, लेकिन वो एक तो याद करना मुश्किल है और बहुत रेयर केस में सवाल बनता है, तो इसलिए वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ये लिखवा रहा हूँ। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बिहार से हैं कुंवर सिंह, बिहार से हैं आपके कुंवर सिंह। उसके बाद और कहाँ से आए थे, झांसी से। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है, झांसी से ये थी। बरेली से अगर हम बात करें, बरेली से अगर हम बात करते हैं तो बरेली से थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान थे। और ठीक है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। और अगर यूपी इलाहाबाद से बात करते हैं हम, इलाहाबाद से तो इलाहाबाद से थे शाहमल। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और मतलब कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये फेल हो गया था। इसके रीजंस जैसे कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ लीडरशिप, लेक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लिख लो। अगर जैसे आपसे कभी थोड़ा स्टेटमेंट में सवाल बना दे और पूछे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रीजन ऑफ फेलियर करके लिख लो, रीजन ऑफ फेलियर, रीजन ऑफ फेलियर। तो एक रीजन था आपका लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप, एंड लीडरशिप। और आपका और क्या था, लेक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लेक ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर अभी कभी आपसे थोड़ा सा डीप में जाके पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा। और देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद
अगर देखो आपको एक चीज़ तो पता है कि जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। आपसे अगर ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देखो पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का हुकूमत नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। जैसे हमारी कंपनी है कोई, जैसे अभी हमारी कंपनी, हमारी टाटा कंपनी है और वो किसी देश में जाके रूल करने लग जाए, ऐसे ही ब्रिटिश की एक ब्रिटेन की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हमारे यहाँ रूल कर रही थी 1757 से। ठीक है, लेकिन उसमें जो परमिशन लेनी वगैरह पड़ती थी वो, अब जैसे हमारे यहाँ की कंपनी कहीं रूल करेगी तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब ये रिवॉल्ट होता है आपका 1857 का, जब आपका ये रिवॉल्ट होता है 1857 का, तो उसके बाद जो वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती है कि देखो तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है रूल करना। ठीक है, तुम तो ऐसे इतना भी नहीं करना होता है कि लोग इतने भड़क जाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, फिर क्राउन रूल शुरू होता है। क्राउन रूल, क्राउन रूल, ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू होता है ब्रिटिश का, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली हुकूमत करती है, ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू होता है 1858 में। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके थ्रू, और उसके थ्रू जैसे जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी हमने पढ़े हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया जाता है, वाइस रॉय बना दिया जाता है। अभी वाइस रॉय हम आगे देखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो शासन है, रूल था, वो खत्म कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था, तो 1757 से लेके 1857 तक 100 साल रहा है। कि देखो आ तो पहले गई थी ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो रियल शासन शुरू हुआ वो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराने के बाद शुरू हुआ था। तो 1857 से लेके 1757 से लेके 1857 तक आपका किसका किसका रूल रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसके थ्रू आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, फिर क्राउन रूल शुरू हो जाता है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करके जो पोस्ट थी भारत में, उसको बदल के वायसरॉय कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स, पहले जो इंडियन सोल्जर ज़्यादा होते थे, फिर उनको कम कर दिया जाता है कि ऐसा ना हो फिर और सोल्जर आके विद्रोह करें। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की जाती हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब देखो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखे हैं ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो इंपॉर्टेंट ही है। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले कुछ रिवॉल्ट हुए हैं, पहले कुछ चीज़ें हुई हैं जो पता होनी चाहिए। कभी कभी पेपर डेप्थ में बनना होता है तो पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है यहाँ से सवाल बनना। लेकिन मैं कुछ आपको रिवॉल्ट, रिबेलियन लिखाने वाला हूँ, वहाँ से सवाल आपको कभी ना कभी मिल जाता है, फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, तो आप लिख लो। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे आपका एक हुआ था, अगर आपसे पूछे सन्यासी रिवॉल्ट, सन्यासी रिवॉल्ट, सन्यासी रिवॉल्ट, तो सन्यासी रिवॉल्ट देखो क्या बनेगा, कब हुआ था, डेट अगर बनेगा तो। ठीक है, बिहार, और कहाँ हुआ था, बिहार एंड बंगाल रीजन में। ठीक है, और इनके लीडर जरूर पूछेगा, लीडर इंपॉर्टेंट है। इसके लीडर थे मंजू साहब, बहुत रेयर बनता है सवाल लेकिन बन जाता है, ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ मंजू साहब। और दो तीन बार इन्हें देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, इसलिए भी करा रहा हूँ। भवानी पाठक और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। और सन्यासी रिवॉल्ट, ये तो बहुत पुराना रिवॉल्ट हो गया। उसके बाद बेसिकली क्या था इस रिवॉल्ट में, सन्यासी रिवॉल्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सन्यासी वगैरह मतलब ये सन्यासियों को डर लगा कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको बिल्कुल अलग, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि इनको डिप्रेस किया जाए, क्योंकि इन ये लोगों में अपना इनका लोगों में जो सन्यासी थे उनका एक तरह से बढ़ता जा रहा था पॉपुलैरिटी, तो उनको डिप्रेस करने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्रेस करना चाह रही थी, तो उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट था। उसके बाद एक रिबेलियन आया, पाइका रिबेलियन, पाइका रिबेलियन। ठीक है, पाइका रिबेलियन हुआ 1817 में, और ये कहाँ पे हुआ, उड़ीसा में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इसके लीडर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके लीडर कौन है, आपके लीडर हैं बक्सी जगबंधु
बक्सी जगबंधु, बक्सी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक अहोम रिवॉल्ट रिवॉल्ट हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अहोम रिवॉल्ट। ये आपका कब हुआ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ईयर एक बार को छोड़ सकते हो, बट असम में हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसके जो लीडर थे वो थे आपके गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारा एक मोपला, मोपला अपराइजिंग हुआ था, मोपला अपराइजिंग हुआ था 1836 में, मालावर रीजन में। ठीक है, ये बेसिकली क्या था कि जो मुस्लिम पीजेंट्स थे वो हिंदू जमींदार के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो बेसिकली ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था। ठीक है, तो मोपला अपराइजिंग कहाँ हुआ, किस रीजन में हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक और मोपला के बाद 1836 एक सांथाल रिवेलियन हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके लीडर तो कई बार पेपर में पूछे गए हैं, मैं ये रफ करता हूँ, आप नोट कर लेना इसे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ टाइम। एक आपका सांथाल रिवेलियन हुआ था, सांथाल रिवेलियन हुआ था। ठीक है, सांथाल रिवेलियन हुआ था 1855 में। ठीक है, इसके प्लेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लीडर पता होने चाहिए। वैसे राजमहल हिल्स में हुआ था ये। ठीक है, तो राजमहल हिल्स में, लेकिन इसके लीडर आपको पता होने चाहिए, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, और इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, इंडिगो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में। और इसके लीडर जो थे, लीडर वो थे आपके दिगंबर बिश्वास बिष्णु, दिगंबर विश्वास विष्णु। ठीक है, और उसके बाद एक बस्तर रिबेलियन हुआ था, ये 1857 के बाद हुआ है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है इसलिए करा रहा हूँ। बस्तर रिबेलियन 1910 में। बस्तर रिबेलियन कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट रेबेलियन हुए वो भी हमने पढ़ लिए। तो ये मानो कि यहाँ से सवाल आएगा तो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1919 गांधी जी कॉल्ड फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट दैट कर्ब्ड सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। तो बताओ ये कौन सा राइट है, तो देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप पॉलिटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा होगा ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, सत्याग्रह के खिलाफ याविन के, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कौन सा राइट है हमारा, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन सा राइट है हमारा, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय अधिकार ये कोई मतलब नहीं बनता, सिविल राइट है केवल, फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं होगी। ठीक है, तो हमें ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बहुत आसान है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इंसियंट इंडिया इन द तमिल रीजन ऑर्डिनरी प्लग मैन वर नॉन एज। ठीक है, आपको बताना है एंशियंट इंडिया में जो प्लग मैन थे, प्लग मैन मतलब होते हैं प्राचीन भारत में तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को इस नाम से जाना जाता है, कैडिसियार, बेलिलार, अडीमई, उज्जवर, उज्जवर। तो बताना इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो देखो, जो आपका उज्जवर होता है वो प्लग मैन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आरडीमई, आरडीमई होता है स्लेब्स। तो कभी देखो बहुत फ्रिक्वेंट नहीं आते सवाल, लेकिन कभी कभी बन जाते हैं, तो नोट डाउन कर लेना, स्लेब्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेलालार, बेलालार होता है आपका लार्ज लैंड ऑनर्स, जिन पे ज़्यादा होता है जमीन, लार्ज लैंड
ऑनर्स। और कैडियासियर होता है जिन जिन पे लैंड नहीं होती, जो लेबर का काम करते हैं, लैंडलेस लेबर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो ऐसे भी दे देगा आपको तमिल रीजन में या साउथ रीजन में, तमिल रीजन ना देके साउथ रीजन बोल दे कि साउथ रीजन में क्या बोला जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। The Vice President of India serves as the ex officio chairman of which legislative body? भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, थोड़ा हिंदी में मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, इंग्लिश में देखो। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच लेजिस्लेटिव बॉडी। वैसे तो ये सवाल पॉलिटी का है, बट हिस्ट्री में ये आ गया है गलती से। बताओ, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है? आप बोलोगे भैया बहुत आसान है, राज्यसभा, हर बच्चा बच्चा जानता है ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Megasthenes wrote about Patliputra saying that it is a large and beautiful city. It is surrounding by a massive wall. It has 570 towers and देखो मैंने बोला था ना कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था, तो एक बार ये भी पूछा था कि उसमें कितने गेट हैं, तो उसने 64 गेट्स के बारे में बताया था। तो देखो आप थोड़ा सा वहां पे 64 गेट्स तो नोट डाउन किए ही हैं आपने। आप ये भी कर लेना कि 570 टावर्स थे जब उसने पाटलिपुत्र के बारे में डिस्कस किया था कि मतलब एक मैसिव बॉल से सराउंडेड था उसमें। ठीक है, 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे। ठीक है, किसके बारे में ये डिफाइन कर रहा था मैक्सनीज? पाटलिपुत्र के बारे में। तो ऐसे फालतू सवाल भी बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए भी अगर हमने पढ़ा है, देखो इन सवाल को क्या है, हो सकता है कुछ और पूछ ले तो बिल वो फिर नहीं कर पाएगा बच्चा, लेकिन कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, किसी और पेपर में सवाल बन जाए, तो इस तरह से आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा युवा बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरजियो, विलियम जॉन्स, चार्ल्स वुड, हेनरी थॉमस कॉलेब्रुक। तो शायद इसमें हमने अभी नहीं दिखा ना यंग बंगाल मूवमेंट, तो ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट थोड़ा सा आप अगर हेडिंग डालो तो मैं कराऊँ। इससे जुड़े थे हेनरी डरजियो, अच्छा इंसान था। ठीक है, हेनरी और डरजियो। उसके बाद मतलब बेसिकली जो यंग बंगाल मूवमेंट था वो कौन सा मूवमेंट था आपको पता होना चाहिए। एक तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके लीडर कौन था? हेनरी, इसका पूरा नाम था हेनरी बिबियन। तो इसका बीच में अगर नाम लिखना चाहो पूरा, तो पूरा नाम था हेनरी बिबियन डेरजियो, पूरा नाम ये था। ठीक है, और बेसिकली ये एक एंग्लो इंडियन था। ठीक है, और ये कौन थे? टीचर थे। ये हेनरी बिबियन डेरजियो कौन था? टीचर था। कहाँ पर? एक हिंदू कॉलेज में। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है, इन्होंने क्या करा, जो ये यंग बंगाल मूवमेंट क्या था कि जो यूथ था ना उनको मोटिवेट किया कि देखो तुम फ्रीली सोचो, रेशनली सोचो, अपनी हायर अथॉरिटी से क्वेश्चन करो। कोई अगर कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, तो पूछो ये कस्टम हम क्यों कर रहे हैं, ये ट्रेडिशन। वैसे जो भी इन्होंने बोला वो सही था, लेकिन उस वक्त लोग नहीं समझ पाते ये सारी चीजें। ठीक है, अभी वही है कि अगर तुम कोई धर्म मानते हो, तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा कोई चीज मानते हैं, और कोई इंसान आपको आके बोले कि अपने माँ बाप से ये सवाल करो कि आप ये ऐसा क्यों करते हो, पापा आपके एक थप्पड़ मारेंगे, आजा तुझे बता दूं, है ना। तो वही वाली बात थी। तो मतलब ये सारी चीज़ों का उन्होंने बोला कि क्वेश्चंस करो हायर अथॉरिटी से, ट्रेडिशन को अपोज करो, राशनली सोचो, कि फ्रीली सोचो, फ्री माइंड से सोचने की कोशिश करो। वुमेन्स राइट की बात करी, वुमेन्स एजुकेशन की बात करी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बात करी। तो और ये हाँ कलकत्ता में मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, यंग बंगाल कलकत्ता में जो आपका हिंदू कॉलेज है उसमें। तो बेसिकली ये लोग मोटिवेट हुए, जो हुए यूथ के। ठीक है, लेकिन उस वक्त जो हमारी सोसाइटी थी ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, अभी भी नहीं कर पाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये यंग इसलिए बाद में जाके फेल हो जाता है यंग बंगाल मूवमेंट। और जो ये हेनरी बीबियन डेरजियो बंदा था, इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है कॉलेज से, बेसिकली कॉलेज से निकाल दिया जाता है 1931 में। ठीक है, 1931 में निकाल दिया जाता है। और बेसिकली ये स्टार्ट कब हुआ था? 1931 में स्टार्ट मतलब सॉरी 1926 में स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। तो कभी अगर रेयर पूछे कि कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ तो कह नहीं सकता, बट इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो देखो साइमन कमीशन भारत में कब आया बताओ। तो साइमन कमीशन आपका जो भारत में था 1928 में था। क्यों आया था? हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। ठीक है, 1919 आया था, मॉन्टेगो चैलेंज फॉर रिफॉर्म भी बोलते हैं जिसको। उसको जब ये बोला था कि हर 10 साल बाद इसको रिफॉर्म को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो आनी तो 1929 में चाहिए थी, लेकिन एक साल पहले ही आ गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का अपोज क्यों हुआ था? कि हमारे देश का तुम कानून में कुछ रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और आप एक भी लोग वहां पर इंडियन नहीं था, तो एक तरह से इंडियंस की बेइज्जती भी थी ये। तो इसलिए इसका अपोजिशन भी मतलब अपोज भी किया गया, और गो साइमन बैक के नारे भी लगे थे। ठीक है, गो बैक साइमन। ठीक है। उसके बाद है ऑन द बैंक ऑफ नाउ ड्राई कोर्स ऑफ बिच रिवर द एंशियंट सिटी ऑफ हड़प्पा वाज बिल्ट। ठीक है। अब सूख चुकी किस नदी के तट पर प्राचीन शहर हड़प्पा का निर्माण हुआ था? तो देखो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको समझाया बताया था कि हड़प्पा जो सिटी थी वो राबी पर थी, और जो मोहनजोदारो थी, आपकी मोहनजोदारो सिटी थी, वो किस पे थी? वो हमारी इंडस पे थी। ये हम पढ़े थे। देखो अगर आपको सारी साइड्स की रिवर नहीं पता हो, तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए इन दो के बारे में। तो एक हमारी कौन सी हो गई? हड़प्पा, और एक राबी, और एक कौन सी हो गई? हमारी इंडस हो गई। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो किस नदी पे थी? राबी नदी पर थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? इतने सरल सवाल तो मत पूछो भाई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखो भाई ज्यादा सवाल इतने भी आसान बनते हैं। उसके बाद है टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान जो रूलर बनता है मैसूर का, वो कब बनता है? ये आपसे पूछा है। तो देखो जो टीपू सुल्तान है वो रूलर जो बनता है मैसूर का, वो 1782 में बनता है। और अच्छा, टीपू सुल्तान को पता है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। ये चीज ध्यान रखना, टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का चीता। ठीक है। और उसको टीपू सुल्तान को फर्स्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम इंडिया के नाम से भी उसे जाना जाता है। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनियसेंस एंड प्लेड अ पाइटल रोल इन द बंगाल रेनियसेंस मूवमेंट? किसको भारतीय पुनर्जागरण भाई थोड़ी हिंदी वीक है ना थोड़ा। आ, देखो हिंदी क्या मतलब, मेरी इंग्लिश भी प्रोनाउंसिएशन में मैं कुछ वर्ड गलत बोल देता हूँ। तो लेकिन हाँ, इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ, हिंदी थोड़ा सा ये ऐसे वर्ड जो आ जाते हैं। क्या पढ़ेंगे इसे? जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस। तो इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है ना, फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस। राजा राम मोहन रॉय। अभी नहीं पढ़ाया क्या? ठीक है, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है, इन राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जस्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो आप अपनी हेडिंग डालो, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। अभी सबसे पहले एक सवाल बनता है कि इनको राजा का टाइटल किसने दिया? तो इनको जो राजा का टाइटल है मेरे भाई, राजा का टाइटल राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। ये बात आपको रटी होनी चाहिए। किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। कौन था? एक मुगल एम्परर था। अकबर अकबर का ही मतलब अकबर सेकंड नाम रखा है, तो बेसिकली मुगल मुगल से ही होगा, तो इसीलिए रखा है। उसके बाद ये तो शायद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आत्मीय समाज और ब्रह्मो समाज के फाउंडर यही थे। तो लिख लो वैसे यहाँ पर, जब तुम इनके बारे में कंपाइल कर रहे हो तो एक जगह कंपाइलेशन हो जाएगी।
ये फाउंडर किस किसके थे? आत्मीय समाज, आत्मीय समाज कब करी थी? 1815 में। और 1828 में कौन सी करी थी आपकी? इसी का बेसिकली नाम चेंज किया था, ब्रह्मो, कौन सा? ब्रह्मो समाज, ठीक है। और बेसिकली इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। एफर्ट्स तो वहां पे पूछ लेगा कि किसने ज़्यादा एफर्ट डाले थे। एफर्ट्स टू अबॉलिश, अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज, ये बात पता होना चाहिए। और इनको फादर ऑफ बंगाल रेनिसेंस, ये इंडियन रेनिसेंस लिखा हुआ है, ठीक। पवाइटल रोल, अच्छा हाँ, बंगाल रेनिसेंस की वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस बोला जाता था। तो देखो, या तो ये बोलते कि फादर ऑफ इंडियन रेनिसेंस या बोलते कि फादर ऑफ बंगाल रेनिसेंस, दोनों का आंसर राजा राम मोहन रॉय ही होगा, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, और ठीक है, इतना ही कर लो। उसके बाद हम किनके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने सती प्रथा खत्म करने में हेल्प करी थी, वैसे ही उन्होंने जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने बिडो री मैरिज एक्ट, बिडो री मैरिज में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, एफर्ट डाला था, और फिर एक एक्ट भी पास हुआ था 1856 में, ठीक है। शायद वो बिडो री मैरिज एक्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी अगर ईश्वर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में एक और चीज कि इन्होंने गर्ल्स के लिए सेटअप किया था स्कूल कैलकाटा में, ये बात पता होनी चाहिए। सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स, कहाँ पर? कैलकाटा में। उसके बाद ये बिडोरी मैरिज एक्ट के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट भी थे, मतलब उसके अगेंस्ट बोलने वाले, बेसिकली एडवोकेट स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ बिडोरी मैरिज, मतलब अगेंस्ट मतलब फेवर में, सॉरी, बिडो री मैरिज, ठीक है। और बिडो री मैरिज एक्ट कब आया? बिडो री मैरिज एक्ट कब आया? तो बिडो री मैरिज एक्ट आया आपका 1856 में, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना काफ़ी है, ठीक है। आप अगर इतना कर लोगे इनके बारे में, और इतना ऐसा आपको नहीं पढ़ना, इतना काफ़ी है। तो चलो मेरे भाई, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर देखो आपको अच्छा लगा है तो आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना, आपको कोई ओपिनियन देना है आप अपनी फीडबैक ज़रूर देना। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक ज़रूर दे के जाया करो। अगर देखो आपकी पॉजिटिव फीडबैक रहती है तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए आगे। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी कोई फीडबैक है तो मैं उस पर काम करूंगा, कोई नेगेटिव फीडबैक है तो मैं उस पर भी काम करूंगा, उसे भी सुधारने की कोशिश करूंगा। और देखो, अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो।